वैक्सीन बनने की जो प्रक्रिया होती है, कुछ खास फेजेस से उसको क्रॉस करना होता है। और वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना हर समय डिफिकल्ट क्यों होता है? 2-3 वजह समझने की जरूरत है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, म्यूटेशन बहुत होता है, मतलब इसमें जेनेटिक संरचना में बदलाव कर लेता है वायरस अपने आप। जैसे फ्लू वायरस आपने देखा, उसके फ्लू शॉट करके वैक्सीन उसके जो आए, बहुत कुछ ही समय बाद समझ लिया गया कि ये बेकार है, क्योंकि वैक्सीन लगाने में जितना खर्च हो रहा है, कॉमन फ्लू होता है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन ये स्ट्रेन चेंज कर लेता है, दोबारा फिर से फ्लू हो जाता है। तो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने में 3-4 क्या क्या समस्या समझनी हो। पहली बात म्यूटेशन वाली। दूसरी बात कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के इलाज की बात कर रहे हैं तो किसी बीमार के इलाज की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की जब बात करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति की बात होती है। और मेडिकल साइंस कहीं से एक्सेप्ट नहीं करता है कि स्वस्थ व्यक्ति को कोई प्रिवेंशन के तौर पे कोई चीज दी जा रही हो, जैसे वैक्सीन, और वो बीमार हो जाए। इसको मेडिकल साइंस एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए उसको इस एडवर्स सीरियस इफेक्ट ASE के तौर पे माना जाता है, और एडवर्स सीरियस रिएक्शन ना हो इसके लिए कई फेजेस से गुजारा जाता है, जिसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, फिर कुछ एनिमल टेस्टिंग होती है जिसमें गिनी पिग, चूहे पे जांच होती है। इस तरह जांच करके तब जाके ह्यूमन वॉलंटियर ट्रायल में फेज 3 में एंटर करता है। जब साइंटिस्ट डॉक्टर ये कन्विंस हो जाते हैं कि इसमें एडवर्स रिएक्शन नहीं है, इम्यूनिटी ठीक ठाक बना रहा है, तो इसको ह्यूमन वॉलंटियर ट्रायल में उतारते हैं। क्यों उतारते हैं उसका भी रीजन समझ लीजिए। इसलिए जरूरी है, कभी कभी लेबोरेटरी टेस्टिंग और एनिमल टेस्टिंग का रिजल्ट जब ह्यूमन वॉलंटियर ट्रायल में उतारते हैं तो अलग हो जाता है। मतलब जहां पे काम करना है, हो सकता है वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना करे, तो वहां जब उतारते हैं और उसमें भी जब पास हो जाता है, पास होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक, इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब क्या इम्यून रिस्पॉन्स उतना करा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एडवर्स रिएक्शन ना हो। और तीसरी बात, परसिस्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी बनी वो कितने लंबे समय तक के लिए बरकरार रही। कि वैक्सीन देने का कोई खास पर्पस होना चाहिए। मान लीजिए एक वैक्सीन आज लगा कोरोना का, 28 दिन में इसकी बूस्टर डोज भी दे दी आपने, और इसकी इम्यूनिटी 2 महीने में खत्म हो जाए, तो फिर तो वैक्सीन नाकामयाब हो गई, 2 महीने बाद फिर से रिस्क हुआ। तो इसलिए हम मानते हैं कि कोई भी वैक्सीन एटलीस्ट 1 साल के लिए कारगर हो, तब हम इसको कारगर वैक्सीन मानते हैं। तो कुछ कंपनी अभी फेज 3 ट्रायल में है, लेकिन इतने उत्साहित तरीके से इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर लेना है कि वैक्सीन आ गया तो समझिए कोरोना से अब बच गए। आपको जो एडवाइजरी हो फॉलो अभी भी करना है, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड डिस्टेंसिंग अभी भी करना है। जब तक वैक्सीन का ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल होकर और पब्लिक में लगने के बाद एक्चुअल उसका परिणाम सामने ना आए, तब तक ये मत मानिए कि कोरोना से आप बच पाएंगे। डॉक्टर अंशुमान, क्या वैक्सीन जब मार्केट में आ जाएगा, लोगों को लग जाएगा, क्या आप उसे फुल प्रूफ मानते हैं? क्या उस वैक्सीन लगने के बाद ये हम मान लेंगे कि अब ये इस बीमारी से हम मुक्त हो चुके हैं? क्योंकि अभी आपने जैसे BCG के टीके की बात की, जो टीबी प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में टीबी बीमारी अभी भी है। तो क्या कोरोना को दूर करने के लिए जो वैक्सीन लगाया जाएगा वो फुल प्रूफ होगा? जैसा कि आपने BCG की बात कही, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो बैक्टीरिया है, पहले मैंने बताया, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। और BCG काफी पुराना वैक्सीन हो चुका, जिसके परिणाम बहुत आ गए। उसके बाद भी देखिए, आपने ही बता दिया कि फिर भी आज ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। बचपन में BCG लग जाने के बाद ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। तो वैक्सीन कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, एक बात तो ये मानना है। दूसरी बात, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से वायरस मैंने बताया कि अलग होता है। अभी जो हाईएस्ट क्लेम है जिस कंपनी का, उसका भी क्लेम है 94.5% प्रोटेक्शन। अब ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, जो दर्शक सुन रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को 94.5% प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग ये ना सोच लें कि चलो कोई बात नहीं, 100% नहीं, 94% तो मैं प्रोटेक्टेड हूं। इसका ये होता है कि जितने लोगों को वैक्सीन लगा उसमें कितने लोग प्रोटेक्टेड रहे। मतलब 100 लोगों को अगर लगा, या मान लीजिए 1000 लोग, मानिए 1000 लोगों को लगा, तो 945 लोग प्रोटेक्टेड रहे, बाकी लोगों में प्रोटेक्शन लेवल आया ही नहीं। अब दूसरा है, थोड़ा सा कंपनी कभी कभी ओवर एग्जरेटेड रिस्पॉन्स देती है।
ये देखिए एक बिजनेस वेंचर कहीं ना कहीं अटैच हो जाता है जब इस तरह की चीज आती है। तो अभी इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है। ये नहीं मान लेना है कि वैक्सीन आ गया और अनाप शनाप पैसे खर्च करके आप वैक्सीन लगवा लें। आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल एप्लीकेशन का रिजल्ट आने दीजिए, उसमें जो एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा उसी के बाद माना जाएगा। क्योंकि फ्लू शॉट में भी यही हुआ था, कुछ दिनों के बाद कह दिया गया कि वैक्सीन बेकाम है, बेकारगर है और इससे लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको फ्लू से हर साल एक्सपोजर होगा ही होगा। डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल है कि जो आपने पूरी साइंटिफिक तरीके से बातें बताई, उसमें आईजीएम और आईजीजी या तो खुद बॉडी में डेवलप हो या वैक्सीनेशन से भी वही काम करना होता है कि आप बॉडी में आईजीएम और आईजीजी डेवलप कर देते हैं ताकि वो कोरोना से फाइट करे। वायरस म्यूटेट भी कर रहा है, बताया जा रहा है कि 1200 म्यूटेशन हो चुका है। तो वैक्सीन लगने के बाद क्या अगर वायरस म्यूटेट करता है तो क्या माइल्ड की तरफ अगर जाएगा तो वैक्सीन कारगर होगा, अगर वो अपवर्ड हुआ तो क्या होगा? जी देखिए, वैक्सीन अलग अलग टेक्निक से कई कंपनी बना रही है। कुछ कंपनी बना रही है एडिनो वायरस बेस्ड, मतलब इसके आरएनए को कोई दूसरे वायरस को कैरी करके ले जाना है। एक दो कंपनी है जो बना रही है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन। उसमें क्या किया है कि वायरस के इतने छोटे पार्टिकल को, स्पाइक्स को किसी ने पकड़ा है, किसी को एक प्रोटीन ने पकड़ा है, उसको पकड़ रहे हैं। अगर म्यूटेशन होगा भी तो एटलीस्ट इस प्रोटीन को जो एंटीबॉडी तैयार होगा डिटेक्ट करेगा कि ये वही प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की गई है, तब तो ये कारगर रहेगा। दूसरा, जब अगर वायरस म्यूटेट होते माइल्ड लेवल पे पहुंच जाए, इसके मामूली सर्दी खांसी या सोर थ्रोट हो, फीवर हो, तब तो वैक्सीन की इतनी आवश्यकता होगी ही नहीं। जब तक ये घातक है, इसकी मारक क्षमता अधिक है, तब तक वैक्सीन आ जाए और बहुत कारगर हो तब हम मानेंगे कामयाब है। अगर वायरस का म्यूटेशन ऐसा हो जाए कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करने लगे और मारक क्षमता बढ़ जाए तो वैक्सीन कारगर नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखना है इसको। तो डॉक्टर अंशुमान, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जो म्यूटेट हो रहा है और वो म्यूटेशन अगर माइल्ड की तरफ जा रहा है, तो आप ये बात मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रहा, आशावादी हम सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर माइल्ड हो जाए तो ये कॉमन कफ कोल्ड का रूप ले ले ये बीमारी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं? बिल्कुल सत्य बात है। दूसरी बात एक और मैं कहूंगा, चर्चा में आप देखते होंगे जब भी डिस्कशन होता है तो लोग कहते हैं कि अमेरिका में इतने लोग मरे, यूरोप में इतने लोग मरे, इतने डेवलप्ड कंट्री में ऐसा हो रहा है। देखिए, कोई भी साइंटिफिक तरीके से एपिडेमियोलॉजिस्ट या डॉक्टर जब कंपेयर करता है तो एरिया वाइज कंपेयर करता है। इंडिया के सिचुएशन के हिसाब से इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका यूरोप से नहीं होना चाहिए। इंडिया का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, जो हमारे ज्वाइनिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। क्यों? ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, टेम्परेचर हम लोग के आसपास सबका सेम है, वायरस का स्ट्रेन सेम चला है और वायरस की मारक क्षमता हमारे यहाँ कम हुई है। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े भूटान में कितने हैं देख लीजिए, बर्मा में कितने हैं देख लीजिए, उससे कंपेयर करें तो ठीक है। दूसरा, उन सब कंट्री में वायरस पहले इन किया था, बीमारी पहले आई थी, स्पाइक पहले आया। दूसरा, उन सब कंट्री में ओबेसिटी, डायबिटीज, इस तरह की समस्या ज्यादा कॉमन है वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि उनके खाने की आदतें और जीवन शैली अलग किस्म की है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, जो लेबर क्लास है, मजदूर है, खेत में काम करने वाले, रिक्शा पुलर, इस तरह के लोग जो हैं वो मोटे हैं ही नहीं, उनको डायबिटीज नहीं है, तो उसमें मारक क्षमता वायरस की ऐसे ही कम है। वायरस इटसेल्फ ही म्यूटेटेड है इंडिया में। तो इंडिया में होने वाले मौत के आंकड़े अगर सही तरीके से कंपेयर किए और कम होने चाहिए थे, जितने मौत के आंकड़े हुए उससे भी कम होने चाहिए थे। ये थे डॉक्टर अंशुमान कुमार। इन्होंने बताया कि वायरस कैसे शरीर पे अटैक करता है, शरीर के अंदर जो आईजीएम और आईजीजी कैसे डेवलप होता है और उसे वायरस से कैसे वो फाइट करता है, और वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है उसको भी इन्होंने बताया, और वैक्सीन
जब बॉडी में लगता है तो कैसे वो इम्यून सिस्टम को उस लेवल पे ले जाता है कि वो वायरस से फाइट कर सके। और वैक्सीन बाजार में आने के बाद जब आप वैक्सीनेशन होगा उसके बाद भी आपको तमाम प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो डॉक्टर अंशुमान ने यह भी बताया कि अगर माइल्ड की तरफ जाएगा तो इस बात की भी हम आशा रख सकते हैं कि कॉमन फ्लू की तरह ये रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने एनवीटी ऑनलाइन के लिए वक्त निकाला।